हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 15 है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसके अंदर आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कोलिजन थ्योरी और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कोलिजन थ्योरी है वो स्टार्ट करूँ उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लेक्चर का। ओके, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने उसके अंदर सबसे पहले जो आर्हेनियस इक्वेशन होता है, ओके, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। ओके, और आर्हेनियस इक्वेशन के दो कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, जो था आपका गार्डिनर के ऊपर। गार्डिनर जो पूरा फैक्टर होता है वो किस तरीके से आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर गार्डिनर ने चेंजेस किए और चेंज करने के बाद क्या क्या चीजें की, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके अलग अलग फॉर्मूले हमने देखे थे। जो पहला था आपका एक्टिवेशन एनर्जी एंड टाइम का जो रिलेशन था वो देखा था। वो था आपका ई ए इज इक्वल टू ई प्लस एन आर टी, ये देखा था हमने। दूसरा हमने देखा था जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो किस तरीके से आपका टाइम के साथ रिलेशन रखता है डिपेंडेंटली। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर कवर किए हैं, ओके, वो सभी क्या करते थे, चाहे आपका हुड इक्वेशन हो, आर्हेनियस इक्वेशन हो, वो सभी के सभी यही कहते थे कि चाहे आपका एक्टिवेशन एनर्जी होने दो, चाहे आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होने दो, वो सारे के सारे क्या है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। ओके, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन गार्डिनर ने ये सबको रॉन्ग प्रूफ किया और उसमें उसने आर्हेनियस के इक्वेशन में बहुत सारे चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद उसने दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहला था आपका एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, दूसरा था आपका प्री एक्सपोनेंशियल और टेम्परेचर का। ओके, तो इसमें उस उन्होंने क्या दिया, ए इज इक्वल टू ए टी एन ई रेस टू एन। ओके, तो इसमें भी उन्होंने ये जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी होने दो, चाहे आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होने दो, दोनों के दोनों यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे को टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो यही सारी चीजें आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाई थी और आज के लेक्चर में हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हमारा कोलिजन थ्योरी पे। ओके, तो आज हम लोग गार्डिनर के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, ओके, गार्डिनर थ्योरी। ओके, तो गार्डिनर थ्योरी के अंदर भी दो कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। सबसे पहला था कोलिजन, कोलिजन, ओके, और उसके बाद था आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ओके, ये दो जो चीजें हैं वो गार्डिनर थ्योरी के अंदर आती है, उसके सब टॉपिक से, जिसमें सबसे पहला है आपका कोलिजन, दूसरा है आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा आपका कोलिजन थ्योरी के ऊपर, कि एक्चुअली में कोलिजन थ्योरी थी क्या, उसको किस तरीके से सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोलिजन थ्योरी की तरफ बढ़े और कोलिजन थ्योरी के बारे में हम लोग अध्ययन करें। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कोलिजन का मतलब क्या होता है। ओके, कोलिजन का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होना, टकराना। ओके, ये आप मानते हो, यानी एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, रिएक्शन करना, या फिर किसी कोलिजन करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से कोलिजन बोलते हैं, यानी टकराने को। और अगर आप जब भी केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ते हो तो टकराना किस में होता है, एक रिएक्शन में होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है, एटम्स के बीच में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं इन केमिस्ट्री के टर्म में। तो इसमें हमारे पास अगर हम लोग कोई कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन को, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी से अगर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, तो आप मुझे बताओ कि ए प्लस जो बी है वो क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, सबसे पहले वो किसी ना किसी स्टेट में ये जो ए और बी है इसके साथ क्या होगा, ये टकराएगा, ठीक है, और फिर जाके वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और इस कोलिजन को ही हम लोग कोलिजन थ्योरी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली मेरा यही कहना है कि कोलिजन आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, सपोज अगर ए को मैंने कोलाइड किया बी के साथ, ओके, तो ए को जब मैं कोलाइड करूंगा बी के साथ तब जाके ये क्या बनेगा, ए भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं यहाँ पे, अगर इसको मुझे कोलाइड करना है, जैसे सपोज हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आप क्या हो, यहाँ पे आप हो, ठीक है,
लाइक यहाँ पे मैं हूँ, मी, ओके, और मुझे क्या करना है, स्कूल जाना है, सिंपली मुझे क्या करना है, स्कूल जाना है। दो वे है इसके पास, एक तो है ये वाला, ठीक है, और दूसरा है ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला वे 5 किलोमीटर है स्कूल तक और ये वाला है उसके लिए सिर्फ 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, इसी वे से अपने स्कूल की तरफ जाता है, क्योंकि उसको ये वाला जो रास्ता है उसको नहीं पता है। ये वाला रास्ता वो गली होके जाता है, लेकिन इसने कभी वो गली में से वो रास्ता होके वो कभी नहीं गया है, ओके। तो इसमें क्या होगा, दो तरीके से एक हो सकता है। अगर मैं यहाँ से कुछ फोर्स लगाऊं, ओके, यहाँ से मैं कुछ उसको बताऊं, या फिर यहाँ से मैं कुछ उसको एक इंस्ट्रक्शन दूं, तो वो क्या करेगा, ये वाले रास्ते को भूलकर वो यहाँ से जाने का ट्राई करेगा, ओके। ये एक प्रॉपर यहाँ पे आपको एक जो इंस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर एक तरीके से जो फोर्स होता है वो यहाँ पे आपको अप्लाई की जाती है, जो एक्सटर्नल होती है, ओके। ये जो फोर्स होती है वो एक्सटर्नल होती है, आप इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे उसके लिए एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे सेट किया गया है कि अगर वो इस डायरेक्शन से जाएगा, ओके, तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर टाइम पे अपने स्कूल पे पहुंच जाएगा। उसका जो फालतू का जो टाइम है वो यहाँ वहां लग रहा था वो यहाँ पे नहीं लगेगा, ओके। तो इसी को लेके ये सारी चीजें हुई। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो कोलिजन होता है वो हमेशा दो एटम्स के बीच में ही होता है, ओके। कोलिजन एक सिंगल नहीं हो सकता। इसके लिए हमेशा बायोमोलिक्यूलर जो एटम होते हैं, ओके, उनका जरूरत यहाँ पे आपको पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके कुछ कोलिजन के जो फेज रिएक्शन है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ओके। उसके बारे में भी, उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो उसका थ्योरी है फेस कॉन्सेप्ट का, ओके, कोलिजन थ्योरी ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शन, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ये हेडलाइन पढ़ोगे तो हेडलाइन में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको पता चलेगी, ओके। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो हेडलाइन के अंदर, तो आपको तीन चीजें आपको पता है। सबसे पहला आपका बायोमोलिक्यूलर, यानी मोर देन वन आपका एटम होगा, यानी दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। गैस फेज यहाँ पे क्यों कहा गया है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि तीन फेज होते हैं, ओके। पहला फेज होता है आपका सॉलिड फेज, ओके। दूसरा होता है आपका लिक्विड फेज, ओके, और तीसरा होता है आपका गैस फेज। ये तीन फेज होते हैं, आपको भी पता है। अगर आपने सॉलिड, अगर आपने एटम कंसीडर किया, तो सॉलिड एटम में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, ओके। यानी वो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते अगर आपने उसके अंदर फोर्स भी लगाया तो। लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, ओके। यानी अगर आपने उसके अंदर फोर्स भी लगाया तो भी वो क्या करेंगे, विस्थापित तो होंगे, लेकिन उसके बीच में ज्यादा जगह नहीं होने के कारण उनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, ओके। कोलिजन नहीं होगा ये आपको पता है। और तीसरा आपके पास है गैस फेज, ओके। और गैस फेज में कैसा होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी उसके अंदर ये लगाया, फोर्स लगाया, तो वो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो चले जाएंगे, ओके। ये आपको पता है। अभी सपोज यहाँ पे आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, यानी कोलिजन कैसे कैसे होता है, ओके। कोलिजन के भी यहाँ पे तीन टाइप होते हैं। यानी कोलिजन में अगर आप कहो तो कोलिजन में भी अगर जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको एक रिएक्शन देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी है, जिससे आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, आप मानते हो, ठीक है। लेकिन कोलिजन भी होगा या नहीं होगा ये भी तो डिपेंडेंट करता है ना। कोलिजन हमेशा हेड टू हेड नहीं होता है, ओके। कोलिजन आपका नहीं भी हो सकता है कभी कभी, और कोलिजन आपका पॉसिबल हो भी सकता है कभी कभी। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपकी क्या होती है, पॉसिबल होती है। और ये दोनों पॉसिबिलिटी कैसे पॉसिबल होती है इसको हम लोग बहुत विस्तार से सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे जो थेरोटिकल है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आपका ये कोलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करना चाहता है इन गैस फेज फॉर द बायोमोलिकुलर एटम के लिए। तो उसको आप यहाँ पे नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि इसको आप नोट करके रखो, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप पहला थ्योरी देखो, पहले थ्योरी में क्या कहा है,
According to this theory, for any reaction to occur, this must be collision occur between the reactant molecule. यानी जब भी रिएक्शन होगा बायोमोलिकुलर के अंदर, तो जो उसका कोलिजन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। ये बात आप समझ गए। ओके, दूसरा आपके पास एक और पॉइंट है, ठीक है, नॉट अभी यहां पे देखो, जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, दूसरे पॉइंट में हमने क्या कहा है कि नॉट ऑल कोलिजन में लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली दोस कोलिजन दैट आर इफेक्टिव कोलिजन विल बी द लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ऐसा यहाँ पे इसके लिए कहा गया है कि सपोज आपके पास कोई अगर रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे आपके पास ए है, ओके, और यहाँ पे आपके पास बी है, अगर इन दोनों में कोलिजन होता है तो हमेशा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि अगर आपका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके लिए आपका कोलिजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा नेसेसरी होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। अभी इसमें दो केस है। ओके, अभी ये जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट आप ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा है कि अगर सपोज कोई कोलिजन यहाँ पे होता है, ओके, एनी कोलिजन, okay, are effective, they must be follow two condition। okay, अभी सपोज मैंने आपको कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो उसका जो कोलिजन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ये इस बात से आप एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं सर। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। वो दो कंडीशन कौन सी है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। जो आपका पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि उसके अंदर जो भी आपके पास कोलिजन के मॉलिक्यूल्स है, ओके, सपोज कोलिजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ओके, कोलिजन मॉलिक्यूल must have equal energy or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। अभी इसमें एक और पॉइंट दिया है कि जब भी कोलिजन होता है, कोलिजन कैसे होता है कि सपोज आपके पास अगर 10 जूल एनर्जी है, अगर 10 जूल सामने वाले के पास होगी तो ही आप कोलिजन कर सकते हो, या फिर 10 से ज्यादा होगी तो ही कोलिजन कर सकते हो। अगर उसके पास जो एनर्जी है अगर 10 से कम होती है तो आप उसके साथ ये नहीं करने जाओगे, कोलिजन नहीं करने जाओगे। इससे क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। ओके, सपोज जैसे दो लोग हैं, इसके पास अगर ए है, इसके पास अगर 100 रुपीज है, ठीक है, अगर ये सामने वाले से अगर ये कोई जाता है, बी वाला प्रोडक्ट है, अगर इसके पास भी 100 होंगे या फिर मोर देन 100 होंगे, ओके, 100 या फिर मोर देन 100 या फिर 1000 ले लो, तभी ये क्या करेगा, जाके कोलिजन करेगा। ये कोलिजन इसके लिए करेगा ताकि ये तो स्टेबल है ही, ये स्टेबिलिटी को और बढ़ा सके, एनहांस कर सके, इसके लिए कोलिजन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अगर सपोज आपके पास 100 रुपीज है, ओके, लेकिन सामने वाले के पास ये 50 रुपीज है, तो ये कभी नहीं चाहेगा ऐसे कोलिजन में, ऐसे कोलिजन में पार्ट लेना जहां पे इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़े, लूज करनी पड़ी। ओके, और ये लूज करने के बाद भी अगर स्टेबल फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो ये क्या करेगा, कोलिजन में पार्ट लेगा लेकिन ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और ऐसे कोलिजन जनरली क्या होते हैं, पॉसिबल नहीं होते हैं। ओके, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपके पास पॉइंट है, ओके, द कोलिजन occur with प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके, अभी ये पॉइंट यहां पे कैसे आया कि अगर आपका कोई कोलिजन होता है उसके लिए आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इसके लिए है क्योंकि अगर आप कोलिजन करना चाहते हो तो कोलिजन के लिए आपके सामने वाला मॉलिक्यूल होना जरूरी है।
आपके मॉलिक्यूल्स आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल ले रहे हो। गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, कहीं पे भी वो फ्रीली हो सकते हैं, लेकिन जो उसके सामने होगा ना प्रॉपर, उसी के साथ वो कोलिजन करेगा। वो कहीं पे भी जाके कोलिजन नहीं करेगा, ओके मॉलिक्यूल। इसके लिए उसका एक प्रॉपर जो ओरिएंटेशन है वो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे इसका एक जो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइंड होता है वो यहाँ पे बताता हूं, ओके। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइन एज, ओके। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन की थ्योरी की मदद से जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिफाइंड होता है, तो इसका एक बेसिक सा जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान रखना, ठीक है। रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम इसके लिए लिया है क्योंकि ये गैस ले रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी कोऑर्डिनेट, ओके। मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ओके। ये उसका एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन का। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसी फॉर्मूले के उपयोग से आप बहुत सारी जो चीजें हैं उसको आपको प्रूव करना है, और यही आपके लिए बहुत ज्यादा आगे आगे काम आने वाला है, ओके। अभी इसका एक रेट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। द रेट एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन थ्योरी, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका एक रेट एक्सप्रेशन आपके पास है, ओके। रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है, k इज इक्वल टू, ओके, अंडर रूट 8 k t अपॉन यहाँ पे आपका पाई म्यू, ओके। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है पाई रो ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है उल्टा रो, यहाँ पे आपके पास है एन एवोगाड्रो नंबर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ओके। ये आपके पास क्या है, रेट एक्सप्रेशन है। ये रेट एक्सप्रेशन आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके अलग अलग जो फैक्टर है वो हमने बता दिया। ये आपको क्या इंडिकेट करता है, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दूं। ये आपको पूरी तरह से इंडिकेट करता है स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये वाला जो इंडिकेट करता है ये पूरा आपको इंडिकेट करता है एरिया, ओके, ठीक है। ये वाला आपको इंडिकेट करता है एवोगैड्रो नंबर, ओके, 6.022 इंटू 10⁻²3। और ये वाला इंडिकेट करता है आपका ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये वाला इंडिकेट करता है आपका एनर्जी, ठीक है। ये वाला क्या करता है, एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजों को टैकल करना है, ओके। और यहाँ पे और सारी जो चीजें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कभी म्यू की वैल्यू को निकालते हो तो म्यू की जो वैल्यू होती है रिड्यूस मास, ओके, इसको हम लोग रिड्यूस मास कहते हैं, ओके। और अगर आपको कभी रिड्यूस मास निकालना है तो क्या आता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, मास का मल्टीप्लीकेशन अपॉन m1 प्लस आपका m2, ओके। ये रिड्यूस मास होता है। और यहाँ पे जो आपका सिग्मा ए बी है, वो सिग्मा ए बी क्या होता है, आपका कोलिजन डायामीटर होता है, ओके। और कोलिजन डायामीटर इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। डायामीटर इसमें कैसा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका डी ए प्लस आपका डी बी अपॉन टू, ओके। इसी बेस के ऊपर जो कोलिजन डायामीटर होता है कि इसमें कोलिजन पॉसिबल है या नहीं है, यही सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बहुत एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, ओके, डिटेल के अंदर, ओके। अभी इसका एक और जो चीज हो सकती है, इसका एक्सप्रेशन अगर आपको पूछा जाए कि इसका एक्सप्रेशन आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक रेट कांस्टेंट का रेट एक्सप्रेशन तो दे दिया है, लेकिन आप उसको अगर आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आप उसको किस तरीके से प्रूव करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको देने से आप उस चीज को आप कैसे प्रूव करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो एक्सप्रेशन का एक जो थियरी है उसको यहाँ पे लिखते हैं, देन उसके बाद हम एक्सप्रेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओके।
अभी यहाँ पे देखो, आपको एक एक्सप्रेशन का बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे थ्योरी आपको लिख के दिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसमें क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखो। द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज द एरिया विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल ऑफ बी, both are hitting simultaneously. Collision occur. Dn and Db are the respective diameter of reactant molecules A and B. The radius of the contact area of molecule A and the B is okay. अभी यहाँ पे सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक आपका ए बी की वैल्यू है। ए बी की वैल्यू क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है ना डिस्टेंस के बीच में दो, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास डी ए प्लस आपके पास डी बी अपॉन टू है। ओके, ये आपका रो ए बी का वैल्यू है। अगर आपको इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बाय द गिवन एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला है ओके वो क्या है आपके पास पाई डी स्क्वायर ए बी है। ठीक है, अभी इस चीज को आप कैसे प्रूव करोगे, ये आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, अब इस चैलेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल है। सपोज मेरे पास दो मॉलिक्यूल कौन से हैं, आपका ए है। ठीक है, ये आपका ए मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास बी मॉलिक्यूल है। ओके, ये आपके पास बी मॉलिक्यूल है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये इसका क्या हो गया, ये सपोज यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे डायामीटर चाहिए, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। ओके, डायामीटर तो आई थिंक आपको ये पता ही होगा कॉन्सेप्ट, डायामीटर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज ये दो मेरे पास मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच के जो गैप होगा, इन दोनों का जो गैप होगा वो मेरे पास क्या होगा, टोटल डायमीटर होगा। आप इस चीज को मानते हो ना। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, पूरा एक टोटल डायमीटर होगा। इसमें ये क्या होगा, एक रेडियस होगा। इसमें ये भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। ओके, अभी ये दोनों रेडियस है। यहां से अगर मुझे यहां जाना है और यहां से मुझे यहां जाना है, तभी जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ओके, ये एक क्या है, कोलिजन वाला पार्ट है। इस कोलिजन वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सपोज ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, जिसके अंदर इसका जो पूरा एक डायामीटर दिया है, वो डायामीटर क्या दिया है आपको, यहाँ पे डी ए दिया है। और इसका जो पूरा डायामीटर दिया है वो क्या दिया है आपको, डीबी दिया है। ओके, और इसका जो कंप्लीट डायामीटर है वो क्या है आपके पास, डी ए अपॉन डी बी अपॉन टू। ठीक है, ये आपका उसका पूरा कंप्लीट डायामीटर है। अभी मुझे सिर्फ कोलिजन वाले पार्ट को अगर मुझे निकालना है, तो कोलिजन क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में हो रहा है। तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी ए अपॉन टी। और इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, डीबी बाई टू। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, डीए का हाफ एरिया होगा, और ये क्या होगा, डीबी का हाफ एरिया होगा। और इसी के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। और इसी कोलिजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो ए बी से। ओके, ये आपको समझ गया। अभी यहाँ पे इसको आप इस तरीके से अगर आप देखो, आपका जो रो ए बी है, ओके कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपका रो ए बी है, उसको मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी ए अपॉन टू। ओके, प्लस आपका यहाँ पे डी बी अपॉन टू। इस तरीके से मैंने अगर इसको रिप्रेजेंट किया, तो क्या ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप अगर देखो ये वाले फॉर्मूले में, ओके ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले में अगर आप दोनों को चेक करो, तो इसमें दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई गलती नहीं है। ओके, अभी आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन क्या है, कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उसका रेट कांस्टेंट है, वो क्या कहता है, यहाँ पे देखो कि 8 k t अपॉन पाई म्यू। ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है ये आपके पास रो ए बी है ना। ओके, तो रो ए बी को हम एज इट इज रखते हैं, रो ए बी। ओके, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय, ओके यहाँ पे आपका एन ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये आपके पास क्या है, आपके पास पहले से फॉर्मूला है कोलिजन का। ओके, इस बात को भी हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अभी आपको ये पता है कि रो ए बी की जो वैल्यू है, वो रो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे पाई डी स्क्वायर ए बी है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो ए बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है पाई डी स्क्वायर ऑफ ए बी है। ओके, ये चीजें हैं, आप चाहो तो इसको आप इसके अंदर पुट कर सकते हो फॉर्मूला के अंदर, अकॉर्डिंग टू द आपका जो सिचुएशन होगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, और इस हिसाब से आप एक बात आप क्या कर सकते हो, ये पूरे अंदर मॉडिफाई करके आप सभी चीजों को यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ओके,
अभी इसको मेजर करने के लिए, कोलिजन को मेजर करने के लिए तीन चीजें आपको दी गई, ओके। टू मेजर, यहां पे आप ध्यान से देखो, अभी आप कोलिजन को कैसे मेजर करोगे कि किसमें कोलिजन हैपन हो रहा है, ओके, किसमें नहीं हो रहा है। ये क्या है, आपका इंपैक्ट पैरामीटर है। तो इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या कहता है कि आपको तीन कंडीशन देता है, ओके। सबसे पहला कंडीशन आप क्या देता है कि अगर आपको, मैंने यहाँ पे केस वन दिया, केस वन में क्या हो रहा है कि जो आपका बी है ना, ओके, वो बी बहुत छोटा है किससे, आर ए से, रेडियस ऑफ ए प्लस आपका रेडियस ऑफ बी से, ओके। अभी यहाँ पे रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी क्या होगा, सपोज आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ओके, सपोज, और यहाँ पे आपके पास क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है। अभी मुझे आप बताओ, ठीक है, यहाँ पे अभी एक चीज यहाँ पे आप मुझे बताना, ठीक है, कि यहाँ पे आपका कोलिजन पॉसिबल है या नहीं है, वो चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। यहाँ पे आपके पास जो बी है, ओके, वो बी क्या है, ग्रेटर है किससे, आर ए और आर बी से, ओके। तो सपोज ये क्या हो जाएगा, आपका आर ए हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आप मानते हो क्योंकि ये क्या है, आपका रेडियस है दोनों का। अभी इसमें अगर आपको कोलिजन देखना है तो आप सिंपली, अगर आप इस चीज को इस तरीके से अगर आप मूव करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को यहाँ पे क्या करो, इस चीज को आप यहाँ पे निगलेक्ट कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ और आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर बी हो गया। अगर आप इस तरीके से आप मूव कर रहे हो, ठीक है, ये आपका मूवमेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और आप दूसरी तरीके से जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, सॉरी, ये इस तरीके से मूवमेंट कर, ओके। अभी यहाँ पे आपका जो बी की वैल्यू है, वो बी की वैल्यू क्या है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे बी है। अभी मुझे बताओ, अगर बी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है आर ए प्लस आर बी से, तो इसके अंदर कोलिजन होगा, तो इसके अंदर कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा, कोलिजन नॉट पॉसिबल, ओके। इसके अंदर कोलिजन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है, ये केस नंबर वन हो गया। अभी अगर हम केस नंबर टू पे चले, ओके, अभी केस नंबर टू क्या कहता है वो आप ध्यान से देखो, ओके। जो आपका केस नंबर टू है, केस नंबर टू क्या कहता है कि अगर सपोज यहाँ पे जो आपका बी का वैल्यू है, अगर ये बी का वैल्यू इक्वल है आर ए से प्लस आपका आर बी से, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, यानी ये आपके पास एक यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। अगर ये दोनों का जो डिस्टेंस है अगर इक्वल है, तो यहाँ से जो आर ए होगा, ठीक है, और यहाँ से जो आपका आर बी होगा, अगर ये यहाँ से ये मूव करता है, सपोज इस साइड से इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, और ये वाला क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे, ओके, दोनों का मूवमेंट हो रहा है। अब ये दोनों एक ऐसे इस पे आएंगे कि ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, टकराएंगे। लेकिन टकराएंगे कैसे, सपोज मेरे साइड से, अगर यहाँ सपोज मेरे साइड से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से टकराएगा, ना कि पूरा फेस टू फेस। तो अगर इस तरीके से टकरा रहा है तो सिर्फ मेरा क्या होगा, ये कंधा ही उसके साथ टकरा रहा है, कंधा ही उसके साथ कोलाइड हो रहा है, ओके। तो ये एक तरह से क्या होता है, साइड कोलिजन इसको कहा जाता है। ये केस टू में जब आपका डिस्टेंस क्या हो, आपका जो दोनों का डिस्टेंस हो बी का और आर ए प्लस बी का, वो दोनों इक्वल हो, ओके। तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका जो कोलिजन होता है वो साइड कोलिजन होता है, ओके। इसमें एक और केस आता है, जो केस होता है आपका केस नंबर थ्री। अभी केस नंबर थ्री में कैसा होता है कि जो आपका बी होता है ना, ओके, बी छोटा होता है, ओके, बी का जो वैल्यू होता है वो छोटा होता है आर ए से प्लस आपका आर बी से। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो बी का डिस्टेंस है, अगर मैंने इसको निग्लिजिबल कर दिया, जीरो कर दिया, तो आपके पास एक यहाँ पे आपका एटम ये है, आप ये हो, और दूसरा तरीके से आप यहाँ पे है, यानी इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, जो बी का डिस्टेंस है वो क्या है, एकदम जीरो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अगर ये यहाँ से ये मूव करेगा इस तरफ और यहाँ से ये मूव करेगा इस तरफ, सपोज, ठीक है, तो ये आपका आर वन है और ये आपका क्या है, आर बी है, ओके, ए है, आर आर बी है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसा फेस टू फेस कोलाइड होंगे, ओके। ये आप एक हो और ये आप दूसरे हो, जब ये आप पास पास आओगे, पास पास आओगे, तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो कोलिजन होता है
ओके, वो कोलिजन पॉसिबल होता है। ओके, कोलिजन यहाँ पे आपका पॉसिबल होगा, यहाँ पे भी आपका जो कोलिजन होगा ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गए। चौथा, आपके एक चौथा कोलिजन ये भी हो सकता है कि आप इसको हेड टू हेड, यानी आपका सिंपली जो बी होगा, अगर ये बी इज इक्वल टू जीरो है, यानी यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर हमने बी की वैल्यू को बहुत छोटा कर दिया तो एक तरह से वो क्या हो गया, जीरो ही हो गया ना। ओके, यानी वो एक तरह से क्या हो गया, निग्लिजिबल हो गया। यानी अगर बी, अगर सपोज बी का डिस्टेंस पहले इतना था, ओके, यहाँ पे ये एक इस तरफ से जा रहा था, एक इस तरीके से जा रहा था, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस था, तो ये कोलाइड नहीं होंगे। फिर ये थोड़े पास आए, ओके, ये इधर गया और ये इधर गया, तो इनके बीच में क्या होगा, कंधे का यहाँ पे कोलिजन हुआ। फिर ये थोड़े और पास आए, फिर वापस ये इधर, फिर वापस ये इधर, तो ये थोड़ा और इस तरीके से कोलाइड हो गया। फिर जब इस डिस्टेंस को पूरा इक्वल कर दिया गया, जीरो कर दिया होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, इनके बीच में इस तरीके से हेड टू हेड कोलिजन होगा। यहाँ पे इस तरीके से पूरा हेड टू हेड कोलिजन होगा। ओके, अगर कोई मेरे सामने से आता है तभी वो कोलिजन हेड टू हेड होगा, अगर मेरे कोई साइड से जाता है तो उसमें क्या कोलिजन होगा, पॉसिबल होगा, नहीं होगा। ये सेम चीज आपको अलग अलग रिएक्शन में भी होती है। जैसे हमने कहा था कि हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि जब आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जा रहा है तो हमेशा कोलिजन हो रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे 10 किलोमीटर दूर, या सॉरी 10 मीटर दूर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, दोनों हम लोग चल रहे, ओके, दोनों अपनी मूवमेंट में हैं, क्या आप मुझे बताओ, क्या दोनों में कोलिजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे। अभी सपोज अगर हम लोग पास आ गए, तो पास आएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंधे का कोलिजन होगा, ओके, उसके बाद धीरे धीरे और हमारा कोलिजन बढ़ेगा और फिर हेड टू हेड कोलिजन होगा। तो कोलिजन आपके पॉसिबल हो सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं भी हो सकते। ये दोनों चीजें आप क्या करो, याद करके रखो। नहीं तो आप एक चीज क्या करोगे, अपने दिमाग में सेट कर लोगे कि अगर कोलिजन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अगर कोलिजन नहीं होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दोनों ही केस में आपका प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो पॉसिबल होता है, चाहे आपका कोलिजन पॉसिबल हो या कोलिजन पॉसिबल ना हो। ओके, अभी यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक और टाइटल हमने दिया है। इस टाइटल में क्या हो रहा है कि कंपैरिजन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन विद द कोलिजन इक्वेशन। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, जो आर्हेनियस इक्वेशन है उसको कोलिजन इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। आपको पता है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है, ओके, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, ओके, जो इसका एक फॉर्मूला है आर्हेनियस इक्वेशन का, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू कोलिजन इक्वेशन, आपके पास कोलिजन इक्वेशन का भी फॉर्मूला है, वो क्या है, के इज इक्वल टू अंडर रूट 8 k t अपॉन पाई म्यू। ओके, यहाँ पे आपका है क्या है, पाई डी स्क्वायर ए बी। ओके, यहाँ पे रो, यहाँ पे आपका एन ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी है। ओके, ये आपके पास दो इक्वेशन दिए हैं, आपका एक तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अभी दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, द इक्वेशन सेम एज द गार्डिनर इक्वेशन, अगर आप इस चीज को देखोगे, ओके, ये वाले पूरे इक्वेशन को, ओके, तो ये गार्डिनर इक्वेशन के जैसा ही दिख रहा है। ओके, गार्डिनर इक्वेशन के जैसा ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। गार्डिनर इक्वेशन क्या था, के इज इक्वल टू ए
टी का पावर n e माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये क्या था, गार्डिनर का इक्वेशन था, और यहाँ पे वही कहा है कि ये जो गार्डिनर इक्वेशन के जैसा है, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। ओके, अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इसको किस तरीके से ये गार्डिनर इक्वेशन दिख रहा है वो यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे आपका √8 k टी अपॉन पाई म्यू, यहाँ पे आपका पाई डी का स्क्वायर ए बी है। ओके, रो एन ए है। ओके, ये पूरे इक्वेशन को क्या कंसीडर किया गया है, ए कंसीडर किया है, यानी एरिया। ओके, उसके बाद आपका एक और इक्वेशन है T1/2, जिसको यहाँ पे कंसीडर किया है Tn। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और कंसीडर किया था ई ए माइनस आर टी। ओके, इसको कंसीडर किया था ई माइनस ई ए अपॉन आर टी को। ओके, तो इस तरीके से कहा गया था कि जो गार्डिनर है, वो गार्डिनर का इक्वेशन इस तरीके से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अभी मुझे बताओ, आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू भी आपके पास है 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू आपको दी है, वो क्या है आपके पास 1/2 है। तो आप इसकी मदद से अगर आप कंपेयर करते हो तो इसका जो जनरलाइज फॉर्म आएगा, ओके, इसका जो जनरलाइज फॉर्म होगा, ओके, उसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा आपके पास यहाँ पे पता है, ई ए इज इक्वल टू ई प्लस एन आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई ए इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आपका 1/2 आर टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, ई ए की वैल्यू होगी। तो सिंपली अगर आपको ई ए की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अभी निकालना है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल करके आपको ये इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, और ये इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। ओके, दूसरा है आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का जो वैल्यू है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, a, उसके बाद a t का n पावर n का e। ओके, ये आपके पास वैल्यू थी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। ओके, और इसमें जो n की वैल्यू थी वो ऑलरेडी आपके पास है, कितनी है, a 1/2 है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये आप कैसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू a t 1/2, ओके, e 1/2। ओके, इस तरीके से आप इस पूरे इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, पीछे हमने लिखा था 8 k t अपॉन पाई म्यू। ओके, यहाँ पे आपका डी स्क्वायर ए बी। ओके, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय रो, यहाँ पे आपका एन ए, ये आपके पास वैल्यू है। अगर आप इस वैल्यू में सिंपली अगर आप ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हो, ओके, तो ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, ए की जगह पे आपको ये पूरा इक्वेशन आपको लिखना है। ओके, तो ये की इक्वेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे √8 k, ओके, यहाँ पे आपका पाई म्यू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर ए बी। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन ए। उसके बाद ये पूरा इक्वेशन सेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी का हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ई का हाफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, जो है आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन कोलिजन थ्योरी। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन कोलिजन थ्योरी का जो फॉर्मूला है ये आपको रखना है, और इस चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट लिख के यहाँ पे दिया है। ओके, ये कोलिजन थ्योरी के अंदर प्री एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है। ओके, और ये आपको इसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आप मुझे बताओगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरह से थोड़े से लेंथी होते हैं कोलिजन वाले, आपको इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट इज, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, पहले क्वेश्चन लिख दो। ओके,
अभी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन में आप देखो कि क्या पूछा है कि इफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन द रेट कांस्टेंट यूजिंग द स्पेयर मॉडल ऑफ कोलिजन थ्योरी, देन द रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड सम ऑफ रेडियस विल बी, आपको ये बताना है। आपके पास ये ऑप्शन दिया है, ओके। अगर b इज इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 हो, ठीक है। अगर आपका दूसरा है b, अगर आपका यहाँ पे लेस देन R1 प्लस R2 हो, ठीक है। अगर आपका C यहाँ पे आपका B ग्रेटर देन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो, ओके। और D ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे B यहाँ पे ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ओके। ये आपको बताना है, ठीक है। अभी इसमें आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या कहा गया है कि if the experimental observed rate constant is greater than the maximum value obtained, the rate constant using the spare model of collision theory, then the relation between, okay। आपको अगर यहाँ पे पहले ही लाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है वो आप ध्यान से देखो, ओके। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन, ओके। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। डिस्टेंस ज्यादा है तभी क्या करेगा, उसके अंदर जो वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा वो होगा ज्यादा होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे कि बी की वैल्यू कौन सी ज्यादा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। यानी इसमें आपको सिंपली जो के ऑब्जर्वेशन था, ओके, वो आपको निकालना था। और के ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या होता है, के कोलिजन से बड़ा होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके। तो इसी तरीके के आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में आते हैं, और ये ज्यादा एक तरह से कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। फिर भी इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो थोड़ा सा टफ होता है। आप एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन देता हूँ, ठीक है। एक्स गैस प्लस यहाँ पे वाई गैस, ओके, इज इक्वल टू जेड गैस, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा है आपके पास एम गैस प्लस आपके पास एन गैस। यहाँ पे आपको देखो ये कोलिजन थ्योरी दी है, ओके। दो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिए हैं, पहला आपका x प्लस वाई इट फॉर्म द जेड, दूसरा है आपका m प्लस एन इट फॉर्म द p। दोनों क्या है, बायो मॉलिक्यूलर है, दोनों सही है, दोनों में आपको मोर देन वन यहाँ पे आपको रिएक्टेंट देखने के लिए मिल रहे। अभी क्या होगा, इसके अंदर तो कोलिजन होगा, तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें गिवन होती है, ओके। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन theory, okay. The same collision theory, the ratio of exponential factor, okay, the ratio of, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ पूरा पहले। ये आपके पास एक वैल्यू दी है, ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और साथ में ये क्वेश्चन जो है वो गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गेट के क्वेश्चन में कैसा होता है, आपको कैलकुलेटर दिया होता है, तो कैलकुलेटर अगर आपको दिया है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है मोस्टली, ठीक है। अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कोलिजन थ्योरी का, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू, ओके, अंडर रूट 8 k t अपॉन म्यू पाई, ओके। यहाँ पे आपका पाई डी का स्क्वायर ए बी
म्यू एन ए, यहाँ पे आपका टी हाफ और यहाँ पे आपका ई हाफ। ओके, ये आपका फॉर्मूला है जो अभी हमने प्रीवियस पेज पे निकाला था। अभी इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या K1 और K2 दोनों चीजें लिख सकते हैं, यानी आपका सबसे पहला है आपका A2 है। ओके, ये अगर आप देखोगे तो A की वैल्यू है। अभी क्या A और A2 की दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम A2 की वैल्यू लिखते हैं। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 8 के टी अपॉन यहाँ पे आपके पास पाई म्यू। ओके, यहाँ पे आपके पास पाई है, डी स्क्वायर ए बी का 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास रो आ जाएगा, एन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टी 1/2 ई 1/2 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से A1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, A1 क्या है, सिंपली आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है के टी पाई म्यू। ओके, यहाँ पे आपका पाई हो गया, ये आपका डी स्क्वायर ए बी, यहाँ पे आपका 1 सिग्मा एन ए टी 1/2, यहाँ पे ई 1/2। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन आपके पास मिल गए। अभी दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयरिंग करना है। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी दिया है A2/A1। ओके, A2/A1 अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, डी ए बी का स्क्वायर 2, ओके, अपॉन अंडर रूट पाई म्यू 2। ओके, ये आपको मिला एक। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे डी ए बी, ओके, का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे आपके मिलेगा अंडर रूट म्यू आई। ओके, ये आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये किस तरीके से हो जाएगा, डी 2 का स्क्वायर अपॉन डी 1 का स्क्वायर, ओके, इज मल्टीप्लाई बाय म्यू 1/म्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको ये कहा गया था कि D2 क्या है, सेकेंड रिएक्शन के लिए है। ठीक है, और जो आपका D2 की वैल्यू है वो क्या है आपके पास DM प्लस DN/2 है। ओके, ये क्या है आपके पास डायामीटर है, और डायामीटर को आपको पता है कैसे निकालना है अगर आपको कोई कोलिजन होता है तो। यहाँ पे आपके पास जो DM प्लस DN है उसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी है 0.8। इसको आपको 2 से डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास एक वैल्यू मिली आफ्टर कोलिजन। दूसरा रिएक्शन था आपके पास, यहाँ पे रिएक्शन क्या था D1 का, वो था D1x प्लस आपका dy/2 था। इसके अंदर dx क्या था, 0.3 था, और ये क्या था आपके पास 0.5 था। ओके, और डिवाइड बाय 2। ये सारा का सारा जो डाटा है यहाँ पे दिया है, तो आप इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है। दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो A2/A1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका DAB हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट म्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका DAB स्क्वायर 1 अंडर रूट म्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.4 है, यहाँ पे आपका कितना है, 0.4 है। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना है आपके पास, म्यू 1/म्यू 2 है। ओके, ये आपके पास इक्वेशन है। तो आप इस इक्वेशन की मदद से आप कंपेयर कर सकते हो कि जो आपका A2/A1 है इज इक्वल टू क्या होगा आपका अंडर रूट 4/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, अगर ये 4/5 है तो आप सिंपली A2/A1 को निकालोगे तो ये क्या हो जाएंगे आपका 4/5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो A2/A1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4/5 ही होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है। और ये क्या है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये इसका जो फाइनल आंसर है A2/A1 की वैल्यू है वही आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको A2/A1 की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। और जिसमें आप दो चीजों का आप ध्यान रखना है आपको। अगर आपको मी1 निकालने बोला तो मी1 भी कैसे निकालते हैं, आपका mx प्लस my/2। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको म्यू 2 निकालने बोला तो m प्लस आपका mn/2। ओके, ये दो आपको जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले के बेस पे ही हमने ये सारी चीजें यहाँ पे फाइंड किए। ओके, तो गाइस यहाँ पे अभी ये वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज आप लोग हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जहाँ चाहें वहाँ हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए मेरा नंबर तो मैं आपको दे देता हूँ, 8668896708। ओके, आप कोई भी एजुकेशन रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी था उसको लेके। ओके, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। और थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट